नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। भारत की राजनीति में जिहाद शब्द बहुत ट्रेंड में रहा है। अलग अलग मौके पर नेता अपनी सुविधा के मुताबिक चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिहाद को फिट करते हैं और उसे नए जिहाद के रूप में परिभाषित करते हैं, उन्हें आंकते हैं। ऐसा करके वो वोटों की फसल भी स्वादानुसार काटते हैं। भारत की राजनीति में अब तक दो तरह के जिहाद की चर्चा होती रही है। एक है लव जिहाद तो दूसरा है लैंड जिहाद। लेकिन आज सत्ता के शब्दकोश में एक नया शब्द ऐड हुआ है, यह है वोट जिहाद। बिल्कुल सही सुना आपने, वोट जिहाद। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी बेलगाम होती जा रही है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी से नेता मरिया आलम खान का एक विवादित बयान, एक विवादित बोल वाले टिप्पणी को वायरल किया जा रहा है। वो अपने विवादित बयान में कह रही हैं कि वोट जिहाद जरूरी है क्योंकि हम वोट जिहाद ही कर सकते हैं। उन्होंने ये बयान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए किया है। फर्रुखाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होकर वोटों का जिहाद करना है। मरिया आलम खान राजनीति के मैच में काफी युवा हैं, अब तक उनकी ज्यादा पारियां देखी नहीं गई। अब ऐसे में पहले की ओवर में उनका ये जो वोट जिहाद वाला फुल टॉस बीजेपी को काफी पसंद आ रहा है। बीजेपी इसे बाउंड्री पार भी करना चाहती है, लेकिन मरिया आलम के जो चाचा हैं सलमान खुर्शीद, वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लग गए। वो कह रहे हैं कि मरिया संघर्ष करने की बात कर रही है, वोट जिहाद का मतलब संघर्ष होता है। लेकिन बीजेपी कहां मानने वाली। उन्होंने जिहाद शब्द को लेकर काउंटर अटैक लॉन्च किया है। बीजेपी चुनाव आयोग से कह रही है कि ऐसी जिहादी मानसिकता वाले नेताओं पर कार्रवाई हो। मरिया के बयानों को लेकर उनके साथ साथ उनके चाचा और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। एक बार देखिएगा क्या कुछ कहा है मरिया खान ने, उसके बाद आपको तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे। इसी पर आज हमारा पूरा का पूरा प्राइम टाइम डिबेट शो। लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। इनका वक्तव्य आया है कि वोट जिहाद करना है, बड़ी अक्लमंदी के साथ करना है, बहुत खामोशी के साथ करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वोटिंग का रिश्ता जैसा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता देखती है, महापर्व से है, लोकतंत्र से है, हर्षोल्लास से है। लेकिन जो राहुल गांधी का नफरत का बाजार है, उसमें दुकानें नफरत की, जहर की समाजवादी पार्टी टीएमसी इन्होंने भी खोली हैं। और अब ये कह रहे हैं कि वोट का जिहाद कर डालो। वोट का जिहाद किसके खिलाफ करोगे? तो फिर याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही लिखा है बहुसंख्यकवाद इस देश में नहीं चलेगा। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। वोट का जिहाद करने की बात करते हैं। तो वहीं मरिया खान ने जो बयान दिया है उस पर लीपापोती करते और डैमेज कंट्रोल करते नजर आए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। क्या कुछ कहा, सुनिएगा। स्वाभाविक है कि जो आचार संहिता का पालन नहीं करेगा या आचार संहिता की वजह से कई बार किसी भाव की वजह से, और क्योंकि आप बोल रहे हैं लगातार और बोलते बोलते, क्योंकि आपको जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए, तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज्यादा वोट डालें।
तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बोलते बोलते हो जाता है ऐसा। वो कह रहे हैं भाव ये नहीं है, भाव वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें लोग, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। बोलते बोलते लोग ऐसा बोल जाते हैं, उनका मतलब वो नहीं था जो निकाला जा रहा है। हालांकि जिहाद शब्द का मतलब बहुत कुछ होता है, अखिलेश यादव को पता भी होगा, लेकिन हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं। हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे, हमारे साथ आजम खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत खेमचंद शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वोट जिहाद की बात हो रही है लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद आ गया, क्या कहेंगे? नमस्कार, जय हिंद। हम लगातार देख रहे हैं इंडी गठबंधन वाले अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। एक के बाद एक वो ऐसे कदम उठा रहे हैं जो साफ साफ दिखाता है कि उनके लिए बहुसंख्यक कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो अल्पसंख्यक, पर्टिकुलरली जो मुसलमान है, वही उनकी प्रायोरिटी पे है। चाहे आप कर्नाटक में देखिए, ओबीसी और SC ST के जो रिजर्वेशन है उसमें उन्होंने मुसलमानों को पूरा हक दे दिया। चाहे आप देखिए कि वो कहते हैं कि भाई हमें वोट जिहाद करने दो। चाहे आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने सो कॉल न्याय पत्र में बार बार लिखा है माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को हम ये देंगे, माइनॉरिटी को हम सपोर्ट देंगे, माइनॉरिटी को हम लोन देंगे। हर जगह ये बार बार दिखाता है कि, और कहते हैं कि बहुसंख्यक बात नहीं चलेगा, मतलब हिंदुओं की नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की चलेगी। ये चीजें बार बार दिखाती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का उत्थान करना चाहती है, हिंदुओं को दबाना चाहती है, अपमानित करना चाहती है। जिस तरीके से उनकी 3 पीढ़ियों ने हिंदुओं का शोषण किया, हिंदुओं को दबाया, भारत को उन्होंने इस तरीके से डेवलप किया कि वहां पे माइनॉरिटी फर्स्ट पॉलिसी रहे और जो मेजोरिटी है वो हमेशा से सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहे। उसी पॉलिसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अब तो वो हमारे ओबीसी और SC ST का हक भी मार रहे हैं, उनके रिजर्वेशन को भी डाका डाल रहे हैं, और हमारी बहन बेटियों का जो सोना चांदी, हमारी जो संपत्ति है, उसको भी वो रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन आज समाज जग चुका है, आज जो बहुसंख्यक समाज है वो भी जग चुका है, और वो ये सब चीजें देख रहा है। अब ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी। जो सबके लिए काम करता है, सबको साथ में लेके चलता है, उसी का काम चलेगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल में सबके लिए काम किया है, सबको साथ में लेके वो चले, सबका विश्वास उन्होंने जीता है। कोई भी उन्होंने आजम खान समाजवादी पार्टी से, आजम खान जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, वोट जिहाद क्या होता है? ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज खुद अपने बयान में आपने आप क्या कह रहे हैं, वोट जिहाद क्या होता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वोट जिहाद क्या है? वोट जिहाद वो देखिए कहना चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट देने का प्रयास कीजिए आप। वो चूंकि मुस्लिम उनके जबान से वो वर्ड निकल गया। बेसिकली जो कहना चाहती थी, मैडम इको आ रही, जरा तब तक ठीक कराइएगा। वो ये कहना चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, लोकतंत्र में वोट की अहमियत है और वोट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। अभी खेमचंद जी जो कह रहे थे मुस्लिम समाज के आरक्षण की, ये जो आरक्षण 4% है मैडम कर्नाटका में, 1995 में देवेगौड़ा सरकार ने, JDS ने दिया आपको था। वोट जिहाद, मैंने जब पूछा आपसे, आपको वोट जिहाद में कोई भी कुछ भी चीज अटपटा नहीं लगा? आपको लगा सब नॉर्मल है? जिहाद शब्द का इस्तेमाल नॉर्मल लगा आपको? समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता आप, मेरे एक सवाल है आपसे, क्या जिहाद शब्द नॉर्मल लगा आपको? एक आम शब्द लगा आपको कि जिहाद शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए? उन्होंने एक हार्ड वर्ड यूज किया, लेकिन तो माफी तो नहीं मांगी ना उन्होंने? माफी मांगी क्या? अगर हार्ड शब्द आप कह रहे हैं, क्या उन्होंने माफी मांगी है? जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप वोट के लिए? नहीं मांगी, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं आया कि उन्होंने माफी मांगी नहीं, वोट के लिए आपकी पार्टी से एक नेत्री आराम से साड़ी पहन के लोगों के बीच आकर के, उनको क्या लगता है वोट जिहाद बोल करके वो लोगों को लामबंद करके आराम से वोट ले लेंगी, लोगों को बेवकूफ बना लेंगे? आपको पता है जिहाद शब्द, अरे जिहाद शब्द आतंकी शब्द होता है। जिहाद से लोग डर जाते हैं जिहाद शब्द सुन करके। पहले का जिहाद और अभी के जिहाद में अंतर है। यूज किया, मैं बार बार कह रहा हूँ। और उनको जो उनका, लेकिन जो कहना चाहती थी, वो कहना चाहती थी कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए, लोकतंत्र में वोट की अहमियत है। और आप अगर कोई सरकार बदलना चाहते हैं या कुछ लाना चाहते हैं किसी को सत्ता में, तो आपको अपने वोटों को अधिक से अधिक वोट वो अपने शब्दों में एकदम लामबंद थी। उन्होंने कहा अक्लमंदी के साथ, खामोशी के साथ, लामबंद होकर के एक साथ हमें वोट जिहाद करना है, संघ को मिटाना है।
आप इतनी आसानी से कह के बच नहीं सकते ना कि उन्होंने हार्ड शब्द इस्तेमाल किया। लोगों को भड़काना होता है ये, लोगों को भड़काना है ये, मैं आपको बता रही हूँ, लोगों को भड़काना है ये। आपने कहा, मैंने अपनी पार्टी का तथ्य रख दिया कि देखिए पार्टी ने भी कहा कि देखिए उनको जो वो कहना चाहती थी उन शब्दों का चयन उनका ठीक नहीं था, वो हार्ड वर्ड का यूज किया है और ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। ये अब वो माफी मांगती है नहीं मांगती उनका विषय है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जैसे प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा कांग्रेस पार्टी से, सिर्फ ये बोलकर निकल जाना कि उन्होंने हार्ड शब्द का इस्तेमाल किया और बहुत आराम से कन्नी काट लेना और इस पर इंडिया अलायंस के लोगों का भी चुप होना, क्योंकि जिहाद शब्द, आप वोट मांगिए ना, कितना, आप क्यों नहीं वोट मांगे, आपको जो कहना है वोट आप बोल बोल के आप वोट मांगिए, वोट बटोर लीजिए, लेकिन आप जिहाद शब्द का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए कर जाएंगी और आपसे कोई सवाल भी ना पूछे और जब पूछे तो ये कहा जाएगा कि उन्होंने हार्ड शब्द का इस्तेमाल किया और ये हो गया। ऐसा हो जाता है जब लोग भाषण देते हैं, ऐसा निकल जाता है बातों बातों में जब लोग बोलने पे आते हैं। ये बहुत आराम से बोल दे के बचने वाला एक बहुत एक्सक्यूज लगता है आराम से कि हमने भाई ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हो जाता है सर? पब्लिक फिगर है आप कांग्रेस पार्टी से। प्रीति जी, मारिया आलम तो राजनीति में बिल्कुल नई है। जब इस देश का प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से ये कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी ये चीजें आपसे छीन के मुसलमानों को दे देगी और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने लगे और हर चीज में जहां पर जो चीज मैनिफेस्टो में नहीं है वो प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को नजर आने लगे, तो ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उस पर आप लोग कभी डिबेट नहीं करेंगी क्योंकि आपको तो बिल्कुल पिक एंड चूज का मामला है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रीति जी, अगर बयानों की गंभीरता देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों ने क्या कहा। अनंत हेगड़े ने कहा कि 400 से अधिक सीटें दीजिए, भारत का संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह जो इनके सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सरकार तो 272 में बन जाएगी, लेकिन 400 से अधिक सीटें दीजिए क्योंकि भारत का संविधान हमें बदलना है। यही बातें राजस्थान में इनकी नेता ज्योति मिर्धा ने कही, लेकिन उन सब चीजों पे आप लोग चर्चा नहीं कर पाती हैं। देखिए, चुनाव आयोग बिल्कुल सक्षम है, चुनाव आयोग सबको नोटिस भी देता है। अगर मारिया आलम ने कोई ऐसी बात की है जो आचार संहिता का उल्लंघन है तो चुनाव आयोग निश्चित रूप से उनको भी नोटिस जारी करेगा और मुझे लगता है कि इससे बहुत अधिक बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, गंभीर बातें जो है, मोहन भागवत जी ने क्या कहा था आपको ध्यान होगा, वो तो देश से आरक्षण ही खत्म कर देंगे, आरक्षण ही नहीं चाहते। मनमोहन वैद्य जी ने क्या कहा था, वो आरक्षण नहीं चाहते। वो सब गंभीर मुद्दे ऐसे हैं जिस पर जरूर डिबेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। इसके लिए मेरे तरफ से यही कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सक्षम है। अगर आचार संहिता का उल्लंघन किसी ने किया है तो उसको नोटिस दिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। रंजीत जी, आपने बोला हम लोग पिक एंड चूज का काम करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जहां जिहाद, वोट जिहाद की बात आएगी वहां लोग अपना काम जरूर करेंगे। पता नहीं मुझे कि आप किस पिक एंड चूज की बात कर रहे हैं, मैं आपको एकदम क्लियर शब्दों में बता देती हूँ। मेरा जो काम है वो बैठ के मैं यहाँ कर रही हूँ। दूसरी बात है सर, अगर आप जिहाद बोलकर शब्दों आप वोट मांगने की कोशिश करेंगे, जिहाद का मतलब आप समझते हैं? अगर हम यहाँ खड़े हैं, चलिए बाहर अगर रोड पर हम सब मिलकर पैनल में अगर यही डिबेट बाहर हो रहा होता, रोड पे कहीं, मंच पे कहीं, और उसमें से कोई जिहाद शब्द कह जाता या ऐसा कुछ हो जाता जिसमें जिहाद हो जाता, आसपास के लोग डर जाते। आज ये ऐसा आलम है कि लोग जिहाद शब्द से डरते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन एक कैंडिडेट या इस तरह के एक मुसलमान के कारण देश के कई मुसलमान पिस रहे हैं जिनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और अब बड़ी आसानी से सर आप मेरे ऊपर सवाल खड़े करके साइड से निकल जा रहे हैं। देखिए, मैंने यही कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री, फिर वही बात है, अभी आप देश के प्रधानमंत्री, उस समय आप मेरे ऊपर आ गए। आप ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये देश की जनता को डराने वाला एक शब्द है जिससे लोग डर जाएंगे। प्रीति जी, पिछले 1 महीने से प्रधानमंत्री जी देश हमारे साथ एक राजनीतिक विश्लेषक है, ठीक है सर, परमवीर सिंह क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे इस पूरे वोट जिहाद को कैसे देखेंगे आप, इस शब्द को कैसे देखते हैं आप? और क्या ये वोट जिहाद इस लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए अल्पसंख्यकों का ये कहने के लिए कि लामबंद हो जाइए, अक्लमंदी के साथ वोट कीजिए, एक साथ हो जाइए, हमें वोट करना है,
सलमान खुर्शीद जी कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे हैं। उनके घर से उनकी भतीजी, उनकी बेटी समानी हुई ना, उनका ये बयान आता है तो ऐसा नहीं है कि उनके आदेश में निकल गया या क्योंकि वो बहुत कूलली खड़ी है, आराम से शांति से खड़ी है, भाषा का अपना बात कर रही है। उससे पहले भी बोला, बाद में भी बोला, तो ये अचानक नहीं हुआ। ये सोची समझी साजिश के तहत, साजिश कहिए या एक स्ट्रेटेजी के साथ, साजिश गलत शब्द है, स्ट्रेटेजी कहिए, उससे हुआ है। और मेरी बात को पुख्ता करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान भी अभी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे पहले भाजपा के लोग और प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं, तो उन्होंने उसी का रिस्पॉन्स में दिया है ये कि उन्होंने, साफ सीधी बात है, इसमें कुछ वाली बात नहीं है, वो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को सोचा है कि इस नाते से वो लामबंद हमारे पीछे हो जाएंगे केवल। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि मुस्लिम समाज भी देखिए इस चीज से उकता चुका है। अब ये जिहाद बेसिकली जो था वो आदमी की अपने अंतरात्मा में अपनी बुराइयों के साथ लड़ाई को जिहाद कहा गया था। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में, जैसा भी आपने भी कहा था, कहीं जिहाद शब्द को चिल्लाकर बोल दे, मैं भारत की बात नहीं करूंगा, किसी मुस्लिम यमन में बोल दे कोई, तो लोग डर सहन जाएंगे, वो छुपेंगे, उन्हें लगेगा कोई बम फटने वाला है। तो ये शब्द तो देखिए ऐसा निकलता नहीं है, और राही मुझे लगता है कि इससे इनका कोई लाभ होने वाला है। लेकिन एक कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो वो लगता है कि इस नाते से चलिए ये भी आजमा के देखा जाए कि क्या पता हो सकता है इससे ही वोटों की कुछ बौछार हमारे ऊपर हो जाए। लेकिन ये सेल्फ गोल हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में। कई बार क्या होता है, हिट विकेट आउट, बल्ला तो घुमाया था छक्का मारने के लिए, लेकिन वो हिट विकेट हो गया। तो अभी समस्या यही आ रही है, इसलिए तमाम तरीके की साफ सुथरी अच्छी पॉलिश करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब वो नहीं था। तो सबकी मतलब साफ एक ही मतलब होता है। और इसी चीज से ऊपर समस्या कहाँ पर आती है, आपने जैसे अभी आपने बोला था, आम साधारण मुस्लिम जिसका कोई लेना देना नहीं है इन चीजों से, उसको भी आपने घसीट लिया है बेकार की लड़ाई के अंदर। अभी जैसे कल मैं टीवी डिबेट बैठा था, वहां पे बार बार एक सामने से वक्ता कह रहे थे कि ये तो उन्होंने जिहाद का संघर्ष करने को कहा था। तो मैंने उनसे भी बात पूछी, तो मैं फिर से पूछूंगा कि जैसे कोई आदमी यहाँ बैठे हुए, हम आप सभी लोग, मैं भी संघर्षशील है, अपने अपने फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई भी क्या हम संघर्ष को हमें कोई बोले कि तुम जिहादी हो, तुमने संघर्ष किया, तो हम तो नहीं पसंद करेंगे, लाइक कर रहे हैं। मैं किसी से पूछा हूँ, कोई पसंद करेगा कि उसे जिहादी कहा जाए कि भाई, और मैं कह दूं बाद में कि आप जिहादी हैं, मेरा मतलब कहने का यह था कि आप बहुत संघर्षशील है, तो ये बदतमीजी हो जाएगी। अगर दोनों नाते थे, ये सेल्फ गोल है। नाज़िम खान जी, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ परमवीर सिंह, वो कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद की भतीजी जाने माने पॉलिटिशियन रहे, राजनीतिक परिवार रहा है, और इतना बड़ा बयान देना और उसके बाद राजनीतिक दल ये कह जाएं कि गलती से हो गया, और वो ये कह जाएं कि बातों बातों में हो जाता है, ऐसी बातें निकल जाती हैं फ्लो में, तो ये डाइजेस्ट नहीं होता। वो कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकली इसका शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हाँ प्रीति जी, देखिए जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं प्रीति जी मुझे? हाँ जी। हाँ प्रीति जी, देखिए जिस तरीके से लफ्ज जिहाद का इस्तेमाल किया गया है और जिहाद के साथ वोट का भी इस्तेमाल किया गया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वोट तो हम सबकी विरासत है, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जिहाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये जिहाद अराबिक वर्ड है, सऊदी अरब से लिया हुआ वर्ड है। तो यहाँ भारत के अंदर जिहाद को किस तरीके से पेश किया जाता है ताकि एक मुस्लिम समाज के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, इसलिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो जिहाद का मतलब संघर्ष हो गया। आप भी अपने लिए संघर्ष करते हैं, मैं भी अपने लिए संघर्ष करता हूँ, और सारे पैनल भी अपने लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन जहां पर अगर जिहाद शब्द का इस्तेमाल आ जाए तो वहां पर इस तरीके का माहौल लगता है कि कहीं ये देश के अंदर नफरत का माहौल तो पैदा नहीं कर देंगे जिहाद को, जिस तरीके से आपने कहा। लेकिन जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना, क्योंकि अरबिक वर्ड है। इस अरबिक बताइए, इतना लंबा जद्दोजहद करना, संघर्ष करना, एक तो बोल जाएं, ऊपर से ये चीजें फिर बाद में माइक में ले जा करके लोगों को समझाएंगे क्या, चिट्ठी लिखकर भेजेंगे कि भाई जिहाद का मतलब ये होता है। बताइए, ये प्रैक्टिकल है? प्रीति जी, देखिए जिस तरीके से मंच के माध्यम से ये वोट जिहाद का माहौल जो बनाया गया है, तो ये जहां तक मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके का गलत को गलत ही कहना चाहिए। अब उसमें आप कहेंगे नहीं संघर्ष कर रहे थे जी, तो ये कर रहे थे जी, ये प्रैक्टिकल है। किस किस को जाके आप बताइएगा, आम मुसलमान या आम हिंदू आदमी, उसको क्या पता, वो तो डर जाएगा। बोलिए प्रीति जी, देखिए ये जिहाद सिर्फ उसी तरीके का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है जिस तरीके से आपने देखा होगा, जब एक निहत्ते मुस्लिम की जब कभी मोब लिंचिंग हो जाती है, धार्मिक नाम लेकर धार्मिक नारा लगाते हैं वो,
और निहत्थे मुस्लिम की मॉब लिंचिंग कर देते तो वहां पर एक माहौल अलग होता है। उसी तरीके से अगर जिहाद शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है तो जाहिर सी बात है भारत के अंदर जिहाद को लेकर ये कहा गया है कि मुसलमानों सब इकट्ठे हो जाओ, आप इत्तेहाद करके वोट डाल दीजिए। इस तरीके का जिहाद का शब्द इस्तेमाल करा गया। ठीक है, लेकिन ये जिहाद शब्द का क्यों नाम- आया? ठीक है, आपने अगर ये कहा कि ये कहा जा रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर एक साथ वोट करो, ये शब्द क्यों आ रहा है कि मुसलमान लामबंद हो जाओ, एक साथ वोट करो, सब साथ में आ जाओ, क्यों, ये क्यों? हाँ प्रीति जी, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो इस तरीके की बात करते हैं वो देश के संविधान पे यकीन नहीं करते, लेकिन भारत का अमन पसंद मुस्लिम जो है वो संविधान को मानता है और संविधान को ही अपना हर चीज मानता है और संविधान के तहत ही देश चलता है, इतना पूर्ण विश्वास है। और अगर कोई लोग अगर इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो इस पे चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। हाँ। और जहां तक मेरी नॉलेज में है उन पे FIR दर्ज भी कराई गई है किसी शख्स ने। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरीके का देश के अंदर अगर माहौल बनाया आजम जा रहा खान है जी, तो बिल्कुल आजम गलत खान है। जी, जिनको ऐसा माहौल जिस नहीं जिस होना मुसलमान को जहां वोट देना वो वोट देगा। मुसलमानों को लामबंद करके सारे मुसलमान एक हो जाओ, एक जगह पे वोट करो, आओ सारे लोग, ये आपको नहीं लगता है कि ये पार्टी की तरफ से वो मतलब बहुत ही डिस्ट्रैक्टिव एक मैसेज दे रही थी अपने ही कम्युनिटी में मुस्लिम लोगों को ही? अरे उनका अधिकार है वोट करना, एक एक मुसलमान जो है वो अपना आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र है, वो किसी भी वोट करे। बिल्कुल, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो जहां वोट करना चाहे वो वोट करे, लेकिन पार्टी के नेता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों से कहें। हमें जाहिर सी बात है, जब चुनाव आयोग ने मना किया है कि आप मुसलमान शब्द, हिंदू शब्द या कोई ऐसे जाति लेके आप आह्वान नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, तो बोलने वालों को इससे बचना चाहिए कि इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो या किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन हो। लेकिन चूंकि हम लोग राजनीतिक दल से हैं, हम लोग अपने लिए वोट मांगते हैं और चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमें वोट करें। तो इसलिए मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि वो जो कहना कुछ चाहती थी, शायद उनकी जबान उसी तरह से फिसल गई जैसे अनंत हेगड़े साहब बाद में सफाई देते हैं कि नहीं हमारा मतलब ये नहीं था, या लल्लू सिंह बाद में सफाई देते हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था, अरुण गोविंद जी कहते हैं। तो हो सकता है कुछ इसी तरह से उनकी भी जबान फिसल गई हो और उनकी भी बयानात आपको एक दूसरे में उनकी सफाई भी आ जाए कि नहीं मैं ये कहना चाहती थी और ये मैं कह गई। खेमचंद शर्मा बोलिए। मैं आजम जी से और कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहूंगा, क्या वो अपनी पार्टी वालों को और अपने आप को जिहादी कहलवाना पसंद करेंगे? क्या मैं आपको जिहादी रंजीत बोलूं, क्या जिहादी आजम खान बोलूं, आप पसंद करोगे? अगर नहीं पसंद करोगे तो आपको इसको कंडम करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हार्ड वर्ड का यूज किया। हार्ड और सॉफ्ट वर्ड क्या होते हैं? उन्होंने अनएथिकल और शब्दों का उपयोग किया है जो इलेक्शन कैंपेन में नहीं होने चाहिए, जो सामाजिक दृष्टि से भी गलत है, जो सभी समाज में गलत है। सभी समाज संविधान बदलेंगे जिसका मतलब हम लोकतंत्र की हत्या करेंगे, बचाना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करेंगे, भारत के नागरिकों को जो मूल अधिकार ये चीजें ये मनसा साफ दिए जाएंगे। आप करते हैं, सब जानते हैं। राम भक्तों पे आप लोगों ने गोलियां चलवाई, ये भी सब जानते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बार बार माइनॉरिटी आपने कहा कि आरक्षण कर्नाटका में कांग्रेस दे रही है, जबकि कर्नाटका में आरक्षण आपकी सहयोगी पार्टी जेडीएस ने 1995 में दिया था जब मेजोरिटी है उसकी एसेट पे हाथ डाल के उसको आप माइनॉरिटी पर्टिकुलरली जो बांग्लादेश के हैं रोहिंग्या कांग्रेस पार्टी से प्रोफेसर रंजीत कुमार आपसे सवालों का जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रोफेसर रंजीत कुमार मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक परमवीर सिंह जी। परमवीर सिंह जी का कहना है, रंजीत कुमार जी, कि ये बहुत देखने में आसानी वाला शब्द और बोल देने में आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप बहुत गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत रणनीति के साथ ये किया गया है, बहुत रण एक स्ट्रैटेजी बना करके एक ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल करवाया गया है लोगों के बीच में मंच से। रंजीत कुमार जी, प्रोफेसर रंजीत कुमार, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। देखिए प्रीति जी, मैंने पहले ही कहा
चाहे मारिया आलम की शब्दावली हो या भाजपा के शीर्ष नेताओं की, इस तरह की शब्दावली का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती है। और जो भी इस स्तर पर संवाद को ले जाना चाहते हैं इस चुनाव में, उसके साथ हम नहीं हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए, मूल मुद्दा से भटकाने के लिए बहुत तरह की बातें आज देश में हो रही है। आज का बेरोजगार युवा कहता है कि भाई 83% जो 23 वर्ष से 28 वर्ष की आयु वाले लोग हैं, उसमें 83% बेरोजगार हैं। 45 वर्ष में बेरोजगारी का सर्वाधिक आंकड़ा है। लेकिन रोजगार को लेकर सरकार ने पिछले 10 वर्ष में कुछ नहीं किया। 20 लाख केंद्रीय सरकार ने पद खाली छोड़ दिए। तो जब ये मंगलसूत्र की बात करते हैं तो उस समय में बेरोजगार युवक यही कहते हैं कि भाई आप रोजगार पे बात ही नहीं कर सकते, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात ही नहीं कर अच्छा, सकते। एक सेकंड रंजीत कुमार, ठीक है, खेमचंद जी उनको बोलने दीजिए, मैं आपको तुरंत काउंटर करने का मौका दूंगी। बोलिए रंजीत साहब। ये मानते हैं कि ये सरकार है, लेकिन दूसरे को बोलने तो दीजिए खेमचंद जी, फिर अपनी बारी में अपनी बात रख लेना। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये कहते हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगा आपसे, तो देश का बेरोजगार युवक कहता है कि भाई हमें एक रोजगार तो दे दो ताकि हम भी किसी को मंगलसूत्र दे सके। तो देश के युवाओं को बेरोजगार रख छोड़ा है इन लोगों ने। किसान यहाँ पर महीनों तक पड़े रहे, 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई की एक मांग है। ये तो देश में घूम घूम के गारंटी देते हैं, किसानों को क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी दे देते हैं? तो वो काम नहीं करेंगे। महिलाओं का जिन्होंने हाल किया है, आप मणिपुर से लेके और अभी कर्नाटक तक इन लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों ने जो हाल किया है वो पूरा देश देख रहा है। हमारी पहलवान बेटियों को अपने मेडल माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के आगे फेंकना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो सकती है? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ये जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इधर उधर बातों को हवा देती है। आपने देखा होगा कि कल कोविशील्ड पे इतना बड़ा खुलासा हुआ, मुद्दे पे रहिए, देश भर में मुद्दे पे रहिए, के कारण कितना नुकसान हो रहा है, पूरा मुद्दे पे रहिएगा, मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, वो मुद्दे पे जवाब खेमचंद शर्मा, मुद्दे पे 1 मिनट में 5 सेकंड में अपनी बात। ठीक है रंजीत जी, लेकिन मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे रहिए, जिस मुद्दे पे डिबेट है डिबेट पे रहिए। प्रज्वल रेवन्ना का 3000 से अधिक वीडियो आया और 15 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उसके कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं इसको दिया हुआ वोट मुझे वोट के बराबर होगा। अब उस तरह के लोगों को आप प्रमोट करते हैं। माफी तो आपको उनके लिए देश की जनता से मांगनी चाहिए। 10 वर्ष आपने दिया और हमने कोई काम नहीं किया। खेमचंद शर्मा, देखिए, कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ है। बार बार आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट पे उनका फोकस है। उनके न्याय पत्र में बार बार अपीजमेंट की बात है, माइनॉरिटी इंपीचमेंट की बात है, माइनॉरिटी फर्स्ट पॉलिसीज की बात है। बार बार वो माइनॉरिटी पे फोकस कर रहे हैं और उनके जो सहयोगी हैं बार बार भी अपने एक्शन से दिखा रहे हैं कि इनके लिए सिर्फ माइनॉरिटी इंपॉर्टेंट है और जो मेजोरिटी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे डीएमके कि भाई सनातन को खत्म करना है, सनातन कैंसर है, सनातन को किसी भी तरीके से, वैसे ही समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता उलझुल बयान देते हैं राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ, और ये चुपचाप बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं। और अब इनकी बड़ी नेता एक बड़े पॉलिटिकल परिवार से ये कहती है कि वोट जिहाद करो, क्योंकि इनका ये लक्ष्य ये है कि वोट जिहाद हो, माइनॉरिटी इनके फेवर में वोट करे तो इनको कुछ सीटें मिल जाए, क्योंकि इनको पता है कि आज देश का जो सनातन है वो इनको वोट नहीं करने वाला है, क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है, इन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है। ये भगवान राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां पे दर्शन करने के लिए नहीं गए, बार बार इन्होंने राम को भी नकारा, भगवान राम के अस्तित्व को नकारा और हिंदुओं को दबाने का काम किया। ये हिंदुओं की संपत्ति को हम ये लॉजिकली नहीं कह रहे, हम लॉजिकली कह रहे हैं। एक नेता इनका जो अमेरिका में बैठता है, जो राहुल गांधी को सीख देता है, राहुल गांधी को डायरेक्शन देता है, सलाह देता है, वो कहता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स होना चाहिए। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन किसका? मेजोरिटी से लेके जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पे घुसे हुए उसमें बांट दो। अब ये बात करते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट पे बात कर लो। जितना आपने 65 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने 10 सालों में कर दी। और आपने अभी जीएसटी के रिजल्ट देखे होंगे, जो अप्रैल में रिजल्ट आए, 2.1 लाख करोड़ रुपीज जीएसटी का कलेक्शन आया। ये दिखाता है हमारी इकोनॉमी कितनी अच्छी है, हमारी इकोनॉमी कितनी सुदृढ़ है। और वहीं विश्व की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है सब कोलैप्स हो रही है, परेशानी है। वहाँ फूड इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन नहीं है कंट्रोल में, क्योंकि हर गरीब की थाली में राशन देने का काम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। वहीं आप 70 से 80 हजार करोड़ का जो राशन है वो सड़ा दिया करते थे, वो कांग्रेसियों की जेब में चला जाता था। आज वो गरीबों को मिल रहा है और ये लगातार मिलता रहेगा। हम लोगों ने, अब वैक्सीन पे
अपनी आदत से आप आज नहीं आओगे। वैक्सीन जब बन रही थी, जरूरी थी, लोगों की जान बचा रही थी, तब भी बदनाम कर रहे थे। और आज इलेक्शन से पहले ठीक है, रंजीत फिर कुमार। इंडिजीनियस जो वैक्सीन है उसको बदनाम करने की कोशिश रंजीत कर कुमार, रहे हैं। रंजीत कुमार जल्दी से, उसके बाद फिर दूसरे कोई भी मेहमान। लॉजिकल फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, कोई भी लॉजिकल अभी रिसर्च रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है कि इस वैक्सीन की वजह से नुकसान हुए हैं। पहले तो मुद्दे पे रहिए आप लोग, मुद्दे पे रहिए जल्दी से। रंजीत कुमार जल्दी से मुद्दे पे रहिए प्लीज, मुद्दे पे रहिए। प्रीति जी, आ रहा हूँ मैं इनके कंप्रिहेंसिव जवाब दे रहा हूँ। वही जो आजम खान है, जो लास्ट टाइम जो जवाब दे रहा था, तो उसमें कहते हैं कि नहीं, हार्ड वर्ड बोल दिया। हार्ड वर्ड क्या होता है? मैं आपको मान जाऊं, आजम खान एक्सेप्ट कर लें कि आजम खान अपने को आजम खान की जगह आपने कहा कि कर्नाटका में पसंद करेंगे। आजम जिहादी, रंजीत जिहादी, आप यदि आप ये कहें कि अखिलेश जिहादी ये सही है, आजम जिहादी सही है, रंजीत जिहादी सही है, तो मैं मान जाऊंगा, तो मैं मान जाऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं कहते तो आपको कंडम करना, तुरंत उसको निकाल देना चाहिए। आप निकालने की हिम्मत नहीं करते, आप, क्योंकि आपका गठबंधन ही है। हिंदुओं के खिलाफ जो कहना है कहो, माइनॉरिटी के फेवर में जो कहना है वो कहो। आप चुपचाप धृतराष्ट्र की तरह बैठे रहेंगे। कांग्रेस के नेता और छोड़ो, नेहा को कॉलेज में मार दिया जाता है, कांग्रेस के नेता की बेटी सीएम कर्नाटक के चुपचाप बैठे हैं, डिप्टी सीएम चुपचाप बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की, उसका ना इनकाउंटर किया, ना ही उसके घर की संपत्ति को उन्होंने कुर्क किया, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट एक्शन। ठीक है, इंसिडेंट हो गया, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, हम देखेंगे। और जो वहाँ पे लव जिहाद का एंगल है उसमें बिल्कुल चुप्पी साध ली। सब कह रहे हैं, उनके पेरेंट्स कह रहे हैं, परिवार कह रहा है कि वो लव जिहाद। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से आजम खान जी कुछ कह रहे हैं। पहले रंजीत कुमार, उसके बाद फिर आजम खान। रंजीत जी, खेमचंद शर्मा कह रहे हैं कि इनका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी देख लीजिए, एक पर्टिकुलर समुदाय जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके बारे में बात कर रहे हैं। स्टेज पे जो मरियम खान बोल रही हैं वो भी मुसलमानों को टारगेट करके बोल रही हैं। तो ये एकदम माइंडसेट है, इनको पता है कि वोट और काम जीत करके भी किन के लिए करना है। रंजीत कुमार जी। प्रीति जी, आपको ध्यान होगा पहले चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों पे आ रहे थे, मुद्दों की बात भी कर रहे थे। जैसे ही पहले 2 चरणों में इनकी हार दिखने लगी और लगा कि पूरा का पूरा जमीन खिसक चुका है इनका, ये फिर से हिंदू मुसलमान करने लगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए जो बात कही गई, महिलाओं के लिए जो बात कही गई, किसानों के लिए जो बात कही गई, उसमें इनको आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम लीग कभी, आज हिंदू मुसलमान तो यहाँ पर मरियम खान कर रही हैं समाजवादी पार्टी से। देखिए, मैं एक बात मैं कह रही हूँ, ठीक है, अगर आप दूसरी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं तो जहां सामने आपको चीजें दिख रही है आप वहां उनके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? रंजीत जी। प्रीति जी, आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। पूरा देश ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर आप चले गए, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए रंजीत जी, प्लीज मुद्दे पे रहिए। मुद्दे पे ये है कि इस देश का 24 का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है महंगाई। 400 रुपए में जब कांग्रेस पार्टी सिलेंडर देती थी तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा महंगा लगता था। आज 1100 रुपए लोगों के जेब से ये वसूलती है, वो इनको बड़ा सस्ता लगता है। 35 रुपए ये पेट्रोल डीजल उपलब्ध करवाने वाले परमवीर फेक न्यूज का सारा मतलब बड़ा अच्छा लगता है। 800 रुपए का दिल्ली में नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर आ रहा है, आपको परमवीर सिंह इन्फ्लेशन को लगाओगे तो वो 3000 रुपए का हो जाता है आपके राज्य में, लेकिन अभी कंट्रोल में है। आज आप आटे का रेट देखो, दाल का रेट देखो, किसी का सारे बड़े उद्योगपतियों को लूट कर आप लोग दे रहे हो। परमवीर सिंह लगाते तो हो जाते। आज मोदी सरकार है तो चीजें कंट्रोल में है। ये नीति अब देश की जनता समझ चुकी है। मुद्दे पे रहिए, 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 मुद्दे पे रहिए। परमवीर सिंह, डॉक्टर परमवीर सिंह, थोड़ा तेज बोलिएगा। देखिए प्रीति जी, राजनीति जो आज 24 का चुनाव हम लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, पर्चा, चर्चा और खर्चा। ये शब्द थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के। बोलते थे पर्चा माने मैनिफेस्टो, चर्चा माने उसके बारे में पब्लिक में बातचीत होना, और खर्चा चुनाव उसमें प्रचार में खर्चा होना। अभी बार बार नैरेटिव खड़ा किया गया था देश में कि मोदी सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है और डेमोक्रेसी खतरे में है। तो महंगाई का तो बहुत लंबी बहस है, लेकिन डेमोक्रेसी खतरे में जो बात कही गई थी ना, वो लोगों को स्ट्राइक करी। सोशल मीडिया पे बहुत बजिंग अराउंड हुई इसकी। लेकिन डेमोक्रेसी खतरे में जो सबसे बड़ी बात आज
हमने जिस बयान पर चर्चा कर रहे हैं उसमें आप सब लोग जिहाद पर रखे हुए हैं, लेकिन उनमें एक शब्द और भी कहा गया था। उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों ने भाजपा प्रवक्ता के लिए यहाँ मीटिंग कराई है उनका हुक्का पानी बंद करें। तो माने जिहाद जो है, जिहाद मुसलमानों का भी उनके खिलाफ भी विरोध में जिहाद हो गया, जिन्होंने उनका हुक्का पानी बंद करने की बात की जा रही है। तो डेमोक्रेसी खतरे में कैसे आई? आपने तो इसको आप सो कॉल्ड माइनॉरिटी कहते हैं, जबकि माइनॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी तो वहां पर है ना कि जैसे जैन माइनॉरिटी, पारसी माइनॉरिटी, 20-20 करोड़ की माइनॉरिटी थोड़ी कही जाएगी, लेकिन उसमें भी हुक्का पानी बंद करने की बात की है। तो डेमोक्रेसी को खतरा यहाँ से इकट्ठा होता है। और ये मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ये सेल्फ पुल हुआ है कांग्रेस के लिए, क्योंकि आपने मुसलमान को भी दो फाड़े में कर दिया। ठीक है, आदमी की मर्जी है भाई, वो किसी को वोट दे सकता है। बहुत बड़ी हिंदू कम्युनिटी होती है जो भाजपा को वोट नहीं देती, कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज में। तो ऐसे आप किसी को विवश नहीं कर सकते कि भाई आप तो गैर धार्मिक हो गए और आपके विरोध में जिहाद होगा, आपका हुक्का पानी बंद हो। ये चीजें डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही चीज है। तो हमारे अंदर, यमन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर यही अंतर है मात्र। देश दुनिया की सबसे बड़ी फ्लरिशिंग मुस्लिम आबादी यहाँ पर है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है। विप्रो कंपनी के मालिक को कोई आरक्षण नहीं मिला कभी, वो तो बहुत बड़े हो गए वहां पर। बहुत IAS मैं जानता हूँ कोई लोग, तो ये बातें नहीं करके चुनाव को अगर आपने गुमराह करने वाली बात करी है। कहते हैं ना चुनाव के दिनों बड़े वॉलेटाइल होते हैं यहाँ पर। आपने कोई बयान दिया किसी पार्टी से, आजम खान चुनाव का रुख मोड़ दे। ठीक है, आजम खान जी प्रीति जी, क्योंकि भाजपा प्रवक्ता मुद्दों से हटके कई बातें उन्होंने कही है, इसलिए जरूरी है कि उन बातों पर भी जवाब मिलना चाहिए। पहली बात, 2014 से 2024 के बीच DOPT का आंकड़ा है कि SC कम्युनिटी की 35% जॉब कम हो जाती है, 38% ST की कम हो जाती है और 20% OBC की कम हो जाती है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। 2014 में 29,52,080 नौकरियां थी और 2024 में जब आंकड़े आते हैं तो 18,92,000 सिर्फ 69 नौकरियां बचती हैं, यानी 10 लाख नौकरियां SC ST OBC की भाजपा खा जाती है। और तभी भाजपा कहती है कि मैं SC ST OBC का समर्थक हूँ। और हम लोगों ने शुरू से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ने उसके बयान की समर्थन नहीं किया है। यकीनन उनका बयान संसदीय मर्यादा के अंदर नहीं है और किसी को भी अपने बयान को संसदीय मर्यादा में रखना चाहिए। सर, नया संविधान बनाना चाहते हैं, आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बताते? समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? क्या वो मुसलमानों को OBC कार्ड देना चाहती है? भारत सरकार के तो क्यों देना चाहती है? आपको संविधान में परिवर्तन करना है क्या? देश के नेतृत्व को बदलना है क्या? आप जो जिहाद कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्या? OBC के हक को मार सको, SC के हक को मार सको और हिंदू की जो संपत्ति है उस पर कब्जा करके आप अपने क्षेत्रों में बांट लो, बांग्लादेश में आपको अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के बाद आप जीत नहीं सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि कुछ सीटें आपको मिल जाए तो वो कुछ सीटें भी आपको नहीं मिलेंगे। आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, अपनी गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरीके से आपने अपीसमेंट की पॉलिटिक्स में फोकस किया है उससे नाजिम का ओवरलैप मत कीजिए। आप लोग रुक जाइए। नाजिम खान खेमचंद कह रहे हैं, खेमचंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, वो कह रहे हैं कि ये देखिए इनके अलायंस कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो उठाकर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि पर्टिकुलर समुदाय मुसलमानों की बात होती है। समाजवादी पार्टी मंच से उनकी इतनी बड़ी नेत्री जो हैं वो मुसलमानों को लामबंद करने और एक जगह पे वोट डालने की बात करती हैं, जिससे आपको लगता है कि इनकी मानसिकता किस साइड है और ये क्या करना चाहते हैं। नाजिम खान। प्रीति जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, खेमचंद जी ने शायद है ना कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। क्योंकि अगर ये मैनिफेस्टो पढ़ लेते तो उसमें ये देख लेते कि कांग्रेस ने मुसलमानों के बारे में कुछ भी वहां पर मैनिफेस्टो में नहीं लिखा। सबसे पहली क्लियर बात है, खेमचंद जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मैनिफेस्टो में नहीं है। खेमचंद जी सुन लीजिए साफ लिखा है, जिस तरीके से बार-बार माइनॉरिटी की बात आ रही है तो मैं ये हम लोन देंगे, माइनॉरिटी का पर्सनल लॉ हम अलाउ करेंगे। माइनॉरिटी बार मेजोरिटी उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा है बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। क्या है इसका मतलब नाजिम भाई? आप तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हैं, तो बिना पार्शियलिटी के आप बताओ इसका मतलब क्या है? चलता है और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई है। कोई भी किसी के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करे। लेकिन इस इलेक्शन में ऐसा नजर आता है कि सबकी निगाहें मुस्लिम वोटों पर हैं
और हर कोई मुस्लिम वोटों को साथ ले आना चाहता है, चाहे वो इंडिया अलायंस में जितनी पार्टियां हो। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो दिख ही रहा है नाजिम खान जी। अभी मुसलमानों में भी वो अपना कहाँ वोट डालेंगे, किसको वोट डालेंगे, उनकी मर्जी है। प्रीति जी देखिए, मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की जो बात है ना, बड़ी प्यारी बात याद आ जाती है, जो कहते हैं कि भारत के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना मुसलमान के नहीं हो सकते। वो बिल्कुल 100% बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव चल रहा है और हर कोई ये चाहता है कि मुसलमान की वोट कांग्रेस को भी चाहिए, सपा को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए। अगर इनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भी आप वोट तो लेंगे मुस्लिम समाज की, लेकिन मुस्लिम समाज के हित के लिए आप लोग क्या करेंगे? मुस्लिम समाज भारत के अंदर किस तरीके से भारत को मजबूत करे, भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत करे और किस तरीके से भारत का मुसलमान देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, इसका जवाब इनमें से कोई सा भी नहीं देगा। हाँ, लेकिन अगर वोट की बात आती है तो वोट के लिए कांग्रेस को भी चाहिए, सपा को भी चाहिए, भाजपा को भी चाहिए। और तो और मैं प्रीति जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं करेंगे तो इसीलिए वोट जिहाद किया जाएगा, तो इसीलिए वोट जिहाद किया जाएगा, क्योंकि वोट तो सभी को चाहिए, तो भले ही उसके लिए क्यों ना वोट जिहाद करना पड़ जाए। प्रीति जी देखिए, वोट हम सब लोगों की विरासत है और जिहाद अरेबिक वर्ड है, तो जिहाद को वोट से ना कंपेयर करा जाए। देखिए, वोट हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है और जिहाद शब्द अगर हिंदी में देखा जाए तो संघर्ष है। अगर आप संघर्ष को अगर देश के लोकतंत्र की वोट से या विरासत से अगर कंपेयर करेंगे तो वो सही नहीं है। इस तरीके के देश के अंदर अगर जिहाद शब्द का इस्तेमाल करा जा रहा है, और तो और मैं ये कहता हूँ प्रीति जी, कोई भी अगर नफरत वाले वर्ड देश के अंदर बोले जाएं तो उन पे भी एक्शन लिया जाए। चुनाव आयोग को अलर्ट रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि ये देश तो प्रीति जी सभी का। चुनाव लड़ो, आप मुद्दे पर लड़ो, महंगाई पर लड़ो, आप रोजगार पर लड़ो, आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लड़ो, आप देश को किस तरीके से आगे बढ़े उस मुद्दों को लेकर लड़ो। लेकिन जहां हिंदू मुस्लिम वाली बात आ जाती है तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के ऊपर चुनाव हो, हिंदू मुस्लिम के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा हो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। देश तभी तरक्की करेगा जब हिंदू मुसलमान भाई सब एक साथ मिलजुल कर भाईचारा बनाए रखे और देश को मजबूत करने के लिए अपना अहम वोट यानी अपनी विरासत को बिल्कुल लोकतंत्र को मजबूत करने। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं जिहाद का मतलब है जदोजहद करना, लड़ाई करना, अपने हक के लिए किसी भी हालत में किसी भी तरीके से लड़ाई करना, मतलब पूरी ताकत लगा देना उसके लिए, चाहे आपको हिंसा करनी पड़े। और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, जिहाद का मतलब है कि भाई आप तन्मयता से आप वोट डालिए, ज्यादा वोट डालिए। क्यों बरगला रहे हो? सीधी सी बात है, या तो आप अपने को जिहादी कहने में गौरव महसूस करिए, आनंद महसूस करिए, या फिर आप ये कहिए जिहादी गलत शब्द है। पूरे विश्व में आज जिहादी का मतलब सब जानते हैं। जिहादी का मतलब है जो लोगों की हत्या करते हैं, जो अपना एक जो विचार है, जो मुसलमानों का विचार है उसको थोपना चाहते हैं, जो शरिया को थोपना चाहते हैं और शरिया के अनुसार अपना वो पूरे देश को चलाना चाहते हैं, समाज को चलाना चाहते हैं। बरगलाओ मत। आपकी जो सोच है वो है शरिया लाना है, आपकी जो सोच है हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना है, आपकी जो सोच है जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को आपको सारे राइट्स देने, माइनॉरिटी को आपको सारे रिसोर्स देने और मेजोरिटी का जो संपत्ति है उसको कलेक्ट करके माइनॉरिटी में बांट देना है। सिर्फ आज भारतीय जनता पार्टी है और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं जो सबके लिए काम करते हैं, 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम करते हैं। लेकिन रंजीत जी कह रहे हैं कि आपको मरिया आलम, रंजीत जी कह रहे हैं आपको मरिया आलम की जबान नजर आती है, लेकिन ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं जिन्होंने समय समय पर बहुत सारी चीजें बोली हैं। नहीं, हमने ये तो नहीं कहा कि हमने ऐसा कहा कि भाई आप युद्ध छेड़ दीजिए, वोट युद्ध करिए, वोट से आप अटैक करिए, हम तो ऐसा नहीं कहते। हम कह रहे हैं कि आप वोट कास्ट करिए, जिसको आपको लगता है उसको करिए जरूर। ये आपकी ड्यूटी भी है, ये आपका हक भी है, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करने का रास्ता भी है। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं कि मेरी जितनी भी पॉलिसी है उनका लाभ 140 करोड़ जनता को मिलना चाहिए। जब उन्होंने नल से जल 14 करोड़ परिवारों को दिया, सबको दिया, माइनॉरिटी को भी दिया, मेजोरिटी को भी दिया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4 करोड़ जो घर बनाए तो सबको दिए, माइनॉरिटी को भी दिए, मेजोरिटी को भी दिए। फ्री में राशन दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, माइनॉरिटी को भी दे रहे हैं, मेजोरिटी को भी दे रहे हैं। रंजीत कुमार जी, समय कम है। रंजीत कुमार जी।
प्रीति जी देखिए, अगर इन्होंने काम किया तो इनको काम के आधार पर वोट मांगने में डर क्यों लगता है? क्यों ये बीच में धर्म को लाते हैं? और इनके जो भी नेता हैं वो संविधान बदलने की बात क्यों करते हैं? और अगर संविधान बदलने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? बहुत जरूरी है। इन पे कार्रवाई करते हैं, क्यों कहते हैं कि हमें 400 सीट तो हमें भारत का संविधान जिससे बदलना हमारा है? देश फिर से डिवाइड हो सकता है, फिर से यहाँ पे चुनाव हो सकती है, फिर से यहाँ पे डिवीजन हो सकता है। आपने भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की है। ऐसी कुटिल जो चाल है आपकी, कुटिल चाल, उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। वो हम करने का काम कर रहे हैं। चाहते हैं कि लोगों का समर्थन मिले और भारत के संविधान से ये खिलवाड़ करें। एक बात समझ लीजिए, जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश में है, भारतीय जनता पार्टी की मजाल नहीं है को भारत के संविधान को हाथ लगा ले। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भारत के संविधान की रक्षक है और रक्षक रहेगी। दूसरी बात ये देखिए प्रीति जी, ये इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको खबर लग गई है कि अब झोला उठाकर चलने का समय आ गया है। अब वक्त आ गया है जब इनको गद्दी से हटना है। तो उसी फ्रस्ट्रेशन में आप देखते हैं कि इनके नेताओं की भाषा बदल गई, बदजुबानी पे उतर गए और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये बदजुबानी करने लगे हैं। ठीक है। अब देश की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत हुई जुमलों की मार, अब की बार बदलो सरकार। और ये सरकार बदलने वाली है 4 जून को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और 2024 के इस चुनावी घमासान में आपने देखा कि कैसे कहीं जबान फिसलती नजर आ रही है, तो कहीं कोई अपनी पार्टी के नाम पर शगुफा छोड़ते नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में हमारी जो नजर है वो ये है कि आखिर इन सब का जो नतीजा है वो क्या होगा। नतीजा 4 जून को, क्या भारतीय जनता पार्टी को 400 पार वाली जो उनकी हमेशा से लाइन रही है, क्या ये उनको मिलने वाला है, या फिर इंडिया अलायंस इस बार कुछ कमाल करके दिखाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा, कहीं मच जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।